वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किसी समविद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण के व्यंजक की स्थापना की गई थी तथा इसके आधार पर स्थायी तथा अस्थायी साम्यावस्था को परिभाषित किया गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक की स्थापना की जाएगी। स्थितिज ऊर्जा से तात्पर्य होता है कि किसी भी वस्तु की अथवा निकाय की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा कितनी है। तो यहां पर अपने समविद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को आरंभिक स्थिति में किसी यादृच्छिक कोण थीटा से रखा हुआ मानेंगे तथा उसके उपरांत उसे अल्पकोणीय विस्थापन देकर ज्ञात करेंगे कि अल्पकोणीय विस्थापन देने में कितना कार्य करना पड़ा। यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जिसका सूत्र टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा या वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई से परिभाषित किया गया था, जिसमें पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई समविद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र तीव्रता है तथा थीटा पी तथा ई के मध्य का कोण है। अब आरंभिक स्थिति में यह माना गया है कि समविद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव को रखा है उस समय वह थीटा कोण पर था। इसके उपरांत यदि द्विध्रुव को अतिरिक्त कोण डी थीटा से घुमाया जाए, यहाँ अतिरिक्त कोण बहुत अल्प माना गया है और जिसे डी थीटा से परिभाषित किया है, तो कार्य होगा बल गुणा विस्थापन। याद रखिएगा, जब रेखीय बल हो तो रेखीय विस्थापन होता है और बल आघूर्ण हो तो कोणीय विस्थापन होता है। तो बल आघूर्ण तो है पीई साइन थीटा, कोणीय विस्थापन डी थीटा दिया गया है। यह पी साइन थीटा डी थीटा सूत्र अल्प कोण डी थीटा से द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का परिमाण देता है। अब यदि ये माना जाए कि द्विध्रुव आरंभिक स्थिति में थीटा1 कोण पर है तथा उसे थीटा1 कोण से थीटा2 कोण तक घुमाया गया है, तो कार्य हो जाएगा थीटा1 से थीटा2 तक समाकलन पीई साइन थीटा डी थीटा। पी और ई कांस्टेंट है, साइन का समाकलन होगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा1 से थीटा2 तक। पहले अपर लिमिट फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे और प्लस माइनस साइन को सॉल्व करेंगे तो कार्य बन जाएगा पीई कॉस थीटा1 माइनस कॉस थीटा2, जहां थीटा1 वेक्टर पी और वेक्टर ई के मध्य आरंभिक कोण है और थीटा2 वेक्टर पी तथा वेक्टर ई के मध्य अंतिम स्थिति में बना हुआ कोण है। अब 1/1 थीटा1 और थीटा2 के अलग अलग मानों के लिए किए गए कार्य का मान ज्ञात किया जाएगा और यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के पदों में परिभाषित होता है। तो थीटा1 से थीटा2 कोण में घुमाने में किया गया कार्य W बराबर पीई कॉस थीटा1 माइनस कॉस थीटा2। अब यदि ये माना जाए कि द्विध्रुव की आरंभिक स्थिति स्थायी साम्यावस्था की है, अर्थात थीटा1 0 है और अंतिम स्थिति कोई भी यादृच्छिक स्थिति ले ली थीटा, तो आरंभिक स्थिति का डायग्राम देखें। वेक्टर P की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण की, और तीव्रता भी उसी दिशा में है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। दोनों समान दिशा में होने के कारण थीटा1 0 डिग्री है। ऐसी स्थिति से द्विध्रुव को घुमाया और घुमाकर इसे थीटा कोण पर लाकर छोड़ा गया है। जब आप इसे थीटा कोण पर लाओगे तो उस स्थिति में अंतिम स्थिति
चित्र में प्रदर्शित की गई है। इस स्थायी साम्यावस्था से थीटा कोण तक लाने में कार्य देखा जाए तो थीटा 1 की जगह जब 0 करेंगे तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा और थीटा 2 की जगह थीटा लिखेंगे तो W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा यह मान स्थायी साम्यावस्था से थीटा कोण तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का व्यंजक है। नेक्स्ट स्थिति में ये माना गया है कि द्विध्रुव आरंभ में स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में है, अर्थात वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण 0 है और अंतिम स्थिति में उसे ऐसी अवस्था में ले गए हैं जहां वेक्टर P तथा वेक्टर E के मध्य का कोण 90 डिग्री है। ये कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो थीटा 1 की जगह 0 करेंगे और cos 0 का मान 1 होगा। थीटा 2 की जगह 90 करेंगे और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। तो कार्य का मान आएगा P इंटू E के बराबर आ जाएगा। अर्थात स्थायी साम्यावस्था से अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति में लेकर आए तो उस स्थिति में किया गया कार्य P इंटू E के बराबर होगा। थर्ड स्थिति में यदि द्विध्रुव आरंभ में स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में है और वहां से इसे अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति तक लेकर जाना हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो स्थायी साम्यावस्था में वेक्टर P तथा वेक्टर E के मध्य का कोण 0 डिग्री है, जबकि अस्थायी साम्यावस्था में वेक्टर P माइनस Q से प्लस Q तथा वेक्टर E की दिशाएं विपरीत होने के कारण थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 1 की जगह 0 करेंगे तो cos 0 1, थीटा 2 की जगह जब 180 डिग्री करेंगे तो cos 180 माइनस 1, परंतु cos थीटा 2 से पहले भी एक माइनस साइन है तो दोनों माइनस साइन मिलकर प्लस साइन बना देंगे तो 1 प्लस 1 वैल्यू बन जाएगी 2, तो कार्य हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PE। इन तीनों स्थितियों में यदि नोटिस किया जाए तो प्रथम स्थिति में स्थायी साम्यावस्था से किसी भी कोण थीटा तक ले गई, द्वितीय स्थिति में स्थायी साम्यावस्था से थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री ले गई, तीसरी स्थिति में स्थायी साम्यावस्था से पूर्णतया अस्थायी साम्यावस्था थीटा बराबर 180 डिग्री पर स्थापित इसको कर दिया गया है तो कार्य 2PE के बराबर होगा। अब अंतिम स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की बात करते हैं। यदि आरंभिक स्थिति में द्विध्रुव थीटा 1 बराबर 90 डिग्री पर रखा गया है, ये मान यहां पर 90 डिग्री और यहां से द्विध्रुव को किसी भी कोण थीटा पर ले जाएं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ cos थीटा 1 की जगह 90 लिखेंगे, cos 90 का मान 0 हो जाएगा और थीटा 2 का मान यहाँ पर थीटा के बराबर आएगा तो ये केवल cos थीटा बन जाएगा, कार्य बन जाएगा माइनस पी cos थीटा, जिसे माइनस पी डॉट ई भी कहा जा सकता है। इसी सूत्र को द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा परिभाषित किया जाता है। अब इसके कारण की बात करते हैं। जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता परिभाषित की थी तो आपने नोटिस किया होगा मैंने 2 पॉइंट लिए थे ए और बी। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से मैंने यहाँ 2 पॉइंट ए और बी अलग अलग दूरी पर अलग अलग स्थिति पर लिए। यदि मैं तीसरा पॉइंट सी इस प्रकार से लूं कि वो ए के साथ समान क्षैतिज दिशा में हो और बी के साथ समान ऊर्ध्वाधर दिशा में हो, इस थर्ड पॉइंट को मैं सी परिभाषित कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में यदि अपने चेक करें ए और बी के मानों को तो जो पॉइंट ए और बी है उन पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो समान होगी ए बी सी तीनों पॉइंट पर,
किंतु ए पर विभव सबसे ज्यादा होगा, बी और सी पर विभव समान होगा। अर्थात वे सभी बिंदु जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लंबवत दिशा में होंगे, एक तल में होंगे। इस तल को चाहे आगे बढ़ा दें, यदि एक सीधा तल बनाया जा सके तो उस सभी तल में स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। अब ये सीधी रेखा दिखाई है क्योंकि ये रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के हर स्थान पर लंबवत है, तो इन सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान आएगा। यही रेखा यहां आपने चेक करें तो ये जो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की स्थिति में यहां पर देखा जाए तो हमेशा ये माइनस क्यू और प्लस क्यू एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो दोनों के स्थितियों पर विभव समान होगा। विभव समान है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखें तो माइनस क्यू की माइनस क्यू इंटू वी, प्लस क्यू की प्लस क्यू इंटू वी, अर्थात निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा इस स्थिति में शून्य होगी। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री, जहां पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। इसे एक रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु के रूप में भी प्रयोग ला सकते हैं। और यहां से यदि द्विध्रुव को विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य थीटा कोण तक विस्थापित करने में माइनस पी ई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई के बराबर होता है। इसी कारण से इस सूत्र को विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी परिभाषित किया जाता है। यहां पर अपने ये ध्यान रखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट पे अपनों ने एनर्जी को जीरो माना है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, जो थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री की कंडीशन पे ली गई है। अब न्यूनतम और अधिकतम की स्थितियां। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा तब होगी जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। cos 0 का मान 1 यदि इस सूत्र में रखें u बराबर माइनस पी डॉट ई के, तो माइनस पीई ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। अर्थात स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। जब थीटा 90 हो, cos 90 0, ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा, जिसे रेफरेंस पॉइंट के रूप में भी परिभाषित किया है। और थर्ड पॉइंट, जब थीटा 180 है, cos 180 माइनस 1, तो u इक्वल टू पी इंटू ई, पॉजिटिव में है, ये अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति में। एक छोटे से एग्जांपल द्वारा इसी चीज को दोबारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बाउल कटोरी है, इस प्रकार से आप दो स्थितियों में कटोरी रख सकते हो, इस प्रकार से, एक बार सीधी और एक बार उल्टी। यदि मैं एक कांच की गोली को बाउल में रखता हूं और उसे हिला के छोड़ता हूं, तो निश्चित रूप से वो कांच की गोली उस बिंदु पर आकर रुकेगी जहां पर ये धरातल से सबसे निकट हो, अर्थात इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। ये स्थिति स्थायी साम्यावस्था की होती है। इस दी गई बाउल में रखी गोली की न्यूनतम ऊर्जा इसके बॉटम पर है, क्योंकि जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे एमजीएच सूत्र के हिसाब से इसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में है। इस समय यदि मैं कांच की गोली को यहां से हिला के ऊपर ले जाके छोड़ता हूं तो वापस वो नीचे आ जाएगी। यही स्थायी साम्यावस्था की परिभाषा थी। स्थायी साम्यावस्था से यदि कण को विस्थापित किया जाए तो कण अपनी मूल स्थिति में वापस लौट आता है। तो स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अब यदि मैं बाउल को या कटोरी को उल्टा रख दूं और उसके उच्चतम बिंदु पर मैंने एक कांच की गोली को व्यवस्थित कर दिया, बैलेंस बना के छोड़ दिया, ये अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति है। इस समय देखा जाए तो बाउल के ऊपर गोली रेस्ट में है, तो साम्यावस्था तो है, परिणामी बल शून्य है। इस समय ये कांच की गोली धरातल से अधिकतम ऊंचाई पर है। दी गई बाउल या कटोरी के लिए इससे ज्यादा ऊंचाई संभव नहीं है, तो इस कांच की गोली की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर सबसे ज्यादा है।
यदि मैं इस कांच की गोली को यहां से हल्का सा विस्थापित करके छोड़ता हूं तो ये कांच की गोली वापस ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे गिरेगी। यही कारण है कि अस्थायी साम्यावस्था से यदि निकाय को विस्थापित करके छोड़ते हैं तो निकाय वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है, निकाय अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति में चला जाता है, अर्थात ये कांच की गोली नीचे जाकर ग्राउंड लेवल पर रुकेगी, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में आ जाएगी। तो याद रखिए, जब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, साम्यावस्था तो होगी परंतु अस्थायी साम्यावस्था होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तब स्थायी साम्यावस्था की स्थिति होती है। तो ये एक ऊर्जा के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है। अब आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, समविद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव की अधिकतम व न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में अभिविन्यास को परिभाषित कीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी आपके डाउट सादर आमंत्रित हैं। See you in next video lecture very soon. Till then, have a nice day.